मेरा नमस्कार है। जैसा कि आपको पता है कि लेखक कोना एक विशेष श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम में लेखक कोई और होता है और लेखक पर बात करने वाला वक्ता कोई और होता है। इस कड़ी के लिए मेरे पास जब प्रस्ताव आया तो मैंने एकदम से हाँ कर दिया, लेकिन कई सारे अवरोधों के बाद शुरू कर पाई हूँ, क्योंकि 9 से टल के 16 आया, 16 को फिर 23 को कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं सुभाष सिन्हा जी से क्षमा मांगती हूँ कि थोड़ा समय लगा। सबसे जरूरी चीज कि आज हम जिनकी कथा संसार के बारे में बात करने जा रहे हैं, जब 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक खत्म हो रहा था, अंतिम दशक चल रहा था और उत्तर शती का अंतिम दशक था, और कुल मिलाकर हम यह कहें कि साठोत्तरी हिंदी कहानी के रास्ते से हिंदी साहित्य में बहुत पुरजोर कदम रखते हुए जब वह आगे बढ़ती हैं तो हिंदी कहानी को एक नई दिशा देती हैं। सुशील सिद्धार्थ जी कहते हैं, मैत्रेय ने सौंदर्य की व्याख्या नहीं की है बल्कि उसका मयार बदल दिया है। बल्कि मैत्रेय जी के ही एक लाइन को अगर मैं यहाँ कोट करते हुए अपनी बात को शुरू करूं तो वो लिखती हैं, मकरंद के पत्र की कोमल चांदनी ओढ़कर जंगल अपनी क्रूरता त्याग देता है। तो जब जंगल क्रूरता त्यागते हैं तब उसके रास्ते कहाँ से बनते हैं? वह रास्ते जो हैं कहानियों से ही बनते हैं। कहानियां वह नहीं होती हैं जो हम जादुई यथार्थ या रोमांटिसिज्म के रास्ते से लेकर के आगे बढ़ते हैं, बल्कि परिवर्तन की वह कहानियां होती हैं जो हमारे समाज के स्थूल भूमि से और हमारे समाज के जड़ताओं को तोड़ते हुए एक परिवर्तन की अवगाहन करती हैं। तो मैत्रेयी पुष्पा की जो कहानियां हैं उसी अवगाहन की कड़ी को लेकर के आगे बढ़ती हैं। मैं इनकी कहानियों पर बात करूं और कोई कहानी का पाठ करूं, उसके पहले मैं आप लोगों से एक चीज साझा करना चाहती हूं। मैंने इनकी कहानी 1995 में पहली बार पढ़ा था, जब मेरे भाई साहब आईएएस की तैयारी कर रहे थे। उनके माध्यम से मुझे पता चला कि हिंदी साहित्य में मैत्रेयी पुष्पा नाम की रचनाकार हैं। तब मेरी उतनी समझ नहीं थी, लेकिन यह समझ धीरे धीरे बढ़ती रही और सन 2000 में मैंने बाकायदे डायरी में दर्ज करना शुरू किया। यह वही डायरी है जिसके पन्ने आज खराब से हो रहे हैं। तब जब दर्ज कर रही थी तब मुझे नहीं पता था कि मैत्रेयी पुष्पा का जो साहित्यिक फलक है वो इतना व्यापक और बड़ा है जो मुझे धीरे धीरे झकझोरने लगेगा। उनकी कहानी पर फिल्में बनी और उन्होंने नाटक भी लिखे। आज चूंकि 2 बातें मैं स्पष्ट कर दूं, पहला ये कि हम कथाकार पर बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि कथाकार के लिखे हुए कथा पर बात करेंगे। मतलब कहानी क्या है उसकी बात करेंगे। कहानी की जब हम शुरुआत करेंगे तो मुझे याद आता है कि उनका पहला संग्रह शायद 1990 के दशक के 7 दस्तक देती हैं वो, लेकिन उनकी जो आमद होती है साहित्य में वह होती है 1990 में लकीरें कविता संग्रह से। अमूमन हर कथाकार शायद अपने उम्र के पहले पड़ाव में या तरुणाई में कविता से ही अपनी कलम की शुरुआत करते रहे हैं। इनकी भी कलम की शुरुआत शायद यहीं से हुई है। यह शुरुआत मुझे बहुत रोमांचित करती है। रोमांचित करने की वजह ये है कि मेरे स्मृति में बचपन की बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। उन दिनों भारत में पंचायत राज्य व्यवस्था को लेकर के लागू करने के लिए जब काम शुरू हुआ था, तब मैत्रेयी पुष्पा अपनी कहानी से एक नए समाज को गढ़ने की बात कर रही थी, और वो है बसुमती की चिट्ठी अर्थात फैसला। हम फैसला के फैसले पर बाद में आएंगे। हम संकेत में सिर्फ इतना बता दें कि जब साहित्य में हुस्न रचा जा रहा था या रचा जाने की बात की जा रही थी, तब मैत्रेयी पुष्पा हुस्न की बजाय हुनर की पैरोकारी कर रही थी। यह हुनर ही उनकी कहानी की सबसे बड़ी जान है।
उनकी कहानियों में स्त्री पात्र सिर्फ इसलिए नहीं आती कि वह सिर्फ स्त्री हैं, बल्कि वह स्त्री पात्र इसलिए आती हैं कि वह समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं, जिन्होंने समाज के बड़े वर्ग को घेर रखा है और उस बड़े वर्ग को घेरने में उन्होंने स्त्री संबंधित कहानियां सबसे ज्यादा लिखी हैं। प्रज्ञा रोहिणी मैम नमस्कार। हाँ, फैसला मेरी भी बहुत प्रिय कहानी है, खास करके बसुमती, हम उस पर चर्चा करेंगे। मैत्रेयी पुष्पा की 90% जो कहानियां हैं वह स्त्री विषयक हैं। बेशक विषय के केंद्र में स्त्री है, लेकिन स्त्री के विविध स्वरूप का जो चित्रण उन्होंने किया है वह अद्भुत है। लेकिन मैंने जिस कहानी का पाठ करने का सोचा, तब मेरे दिमाग में 2 कहानी एकदम से घूमने लगी। बिमलेश नमस्कार। घूमने लगी वो 2 कहानियां ये हैं, एक है छां, दूसरी है बोझ। दोनों कहानियां 2 अलग बिंदु पर चलती हैं। छां एक ऐसे परिवर्तन की कहानी है। आज भारत में चीफ जस्टिस कहते हैं कि लड़कियों को उनके पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया जाए। इस बात को बहुत ही जोरदार तरीके से मैत्रेयी पुष्पा अपनी कहानी में दशकों पहले उठा चुकी हैं, कह चुकी हैं। न सिर्फ कहती हैं, बल्कि उसके पात्र के माध्यम से समाज को स्पष्ट संकेत देती हैं। जब पिता 3 बच्चों में धन का बंटवारा कर रहे होते तो वह 3 हिस्सा न लगाकर वो 4 हिस्सा लगाते हैं। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा 2 बेटे को देते हैं, तीसरा हिस्सा बेटी को और चौथा खुद के लिए रखते हैं। ये वहीं से शुरुआत होती है कि परिवर्तन कहाँ से शुरू किया जाए। तो मैत्रेयी पुष्पा परिवर्तन की कथा कहते हुए आगे बढ़ती हैं। चूंकि लेखक कोना का एक फॉर्मेट है और वह फॉर्मेट है कि कहानी का पाठ करते हुए कहानी के संदर्भ पर बात की जाए, तो आज हम आप लोगों के लिए बोझ कहानी का पाठ करेंगे। बोझ कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए मैंने कुछ जगह से पाठ को ड्रॉप करते हुए कहानी को बिना प्रभावित किए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। तो बोझ कहानी पर मैं बात करूं उसके पहले सिर्फ संकेत में बता दूं कि जब हम बोझ कहानी पर बात कर रहे होंगे तो बहुत सारे किरदार हमारे आसपास नहीं, बल्कि हमारे घरों में चुहल करते हुए, किलकारी मारते हुए, सवाल खड़ा करते हुए हमें नजर आएंगे। हाँ रेनू नमस्कार, शुक्रिया। तो आइए हम उनकी इस कहानी संग्रह से आप लोगों को एक कहानी का पाठ सुनाते हैं। और यह कहानी संग्रह जो है इनकी प्रथम कहानी संग्रह से बिल्कुल अलग कहानी संग्रह के तौर पर इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ललमनिया जो है 1996 में आई थी और इसमें 9 कहानी संग्रह है। उस 9 में से मैं इसका पाठ कर रही हूँ। तो पहले मैं पाठ करती हूँ, उसके बाद कहानी के तमाम गिरोहों को, तमाम परतों को आपके सामने अपने विवेक और समझ के अनुसार रखने की कोशिश करूंगी। और मेरे वक्तव्य के एक बिंदु को और स्पष्ट कर दूं कि लाइव कार्यक्रम में आलोचना की स्थापना नहीं की जाती है, बल्कि अपनी पसंद और नापसंद और विवेक के अनुसार कहानी या उसके विविध पहलुओं पर बात की जाती है। तो मैं वही कोशिश करूंगी, स्थापना नहीं दे रही हूँ। सुनते हैं कहानी बोझ। अक्षय उठो, उठो राजा बेटा, मम्मी कई बार पुकार चुकी हैं, पर बहुत यत्न करने पर भी अक्षय आंखें नहीं खोल पा रहा। मम्मी फिर आई, रोशनी जला दी। उठो बेटा, तुम उठे नहीं। यह उठकर बैठ गया, आंखें मूंदे ही बिस्तर पर बैठा रहा। आंखों में चौंध चुभ रहा था। मम्मी उसी अवस्था में नन्ही उंगली के बराबर का टूथब्रश पकड़ा गई। चलो जल्दी ब्रश करो। वह ऊँघता सा ब्रश पकड़े बाहर बालकनी में आ गया। अभी तो अंधेरा है, चंदा आकाश में है, तारे इधर उधर रेंग रहे हैं। ट्यूबलाइट की रोशनी में ब्रश, पॉटी, नहाना आदि हो गया। भीगा हुआ अक्षय नंगे बदन गुमसुम खड़ा है। उसके 3 वर्षीय नन्हे मन को निरंतर एक विकराल ख्याल खाए जा रहा है। पापा पापा, हाँ जल्दी तैयार हो जाओ राजा बेटा। पापा मैं लाजा बेटा नहीं हूँ।
अक्षय ने बूंदों भरा चेहरा ऊपर उठा दिया और नन्हे होठे खोले क्षण भर पापा को देखता रहा। अरे राजा बेटा, क्यों नहीं, तू तो बहुत अच्छा बेटा है। पापा ने जल्दी जल्दी तौलिए से उसका भींगा शरीर पोंछ डाला। तुम्हारे शेम शेम हो रही है ना, लो जल्दी निकर पहन लो, बन जाओगे राजा बेटा, जल्दी जल्दी। नन्हे निकर के 2 गोल छेदों में अक्षय ने बारी बारी दोनों पांव घुसा दिए। पापा ने कब जीप खींची, कब बटन लगाया, उसे ध्यान नहीं। फिर वही ख्याल जो मोटी चमगादड़ की तरह मन की कोमल तहों से तड़ तड़ टकरा रहा है कि अब कैसे क्रैश जाना है, क्रैश क्रैश। अक्षय सिहर उठता है, इस बात से डर जाता है। इतना डर तो उसे तब भी नहीं लगा जब बुआ ने राक्षस और राजकुमारी परी वाली कहानी सुनाई थी। राक्षस जिसने राजकुमारी परी को कैद कर लिया था, वह उसे सुसु करने तक नहीं जाने देता था, मगर राजकुमारी परी तो उस राक्षस के चंगुल से छूटकर भाग गई थी। बहादुर बूढ़ी परी ने उसे बचा लिया था। क्या बूढ़ी परी उसके पास आ सकती है कभी? वह क्रैश वाली आया को मार कर उसे क्रैश से छुड़ा सकती है। बुआ क्यों नहीं बन जाती बूढ़ी परी? वे निश्चित ही बचा सकती हैं। पापा ने जब जब उसे मारा है तो बुआ ने ही बचाया है। मम्मी तो पापा से डर जाती हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं, यह जल्दी जल्दी काम निपटाने लगती हैं। वे कैसे हो सकती हैं बूढ़ी, वो भी परी? डरने वाला कोई नहीं बचा सकता किसी को। बुआ बूढ़ी परी बनकर कैसी लगेंगी? परी तो सोने के आमों और चांदी के टॉफियों वाले बाग में रहती थी। बुआ भी रहेंगी। अच्छा हंस पड़ा, हंसता रहा। आहा, बूढ़ी परी के दांत सोने के, बाल चांदी के, वैसे भी बुआ के भी। वह और हंसा, हंसता ही गया, खिलखिलाती मासूम स्नग्ध हंसी। तू हाथ में दूध पकड़े कब से खड़ा है, हंस क्यों रहा है? जल्दी पी ना। मम्मी का झल्लाहट भरा स्वर सुनते ही अक्षय ने पलकें पटपटाई, बरौनियों को ऊपर नीचे उठाया। बूढ़ी परी? बुआ नहीं, यह तो मम्मी है। यह लड़का भी ना पापा से डांट पड़वाएगा। इसके कारण इतनी जल्दी उठती हूँ, सुबह से ही कितनी भागम भाग, ब्रेकफास्ट, दोपहर का टिफिन, दफ्तर की तैयारी, कपड़े लगाना धरना, सब कुछ निपट जाता है, मगर यह है कि किसी न किसी तरह देर करा ही देगा। स्वगत एकालाप करती रही मम्मी। मम्मी ने झटके से गिलास लिया। ला इधर चल पी। गिलास उसके नन्हे होठों से जा टकराया। एकदम झटक कर गिलास अक्षय ने मुख से दूर किया। अब क्या हुआ? गिलास काटता है मम्मा, यह देखो ना। आहत होंठ से खून छलकने लगा था। ओह, लग गई? अच्छा चल, धीरे धीरे पी ले। मम्मी ने रुमाल भिगोकर होठों को पोंछा, सिर के पीछे हथेली लगाकर दूसरे हाथ से दूध पिलाने लगी। 1 2 3 4, अब खत्म, बस खत्म। उसने जल्दी जल्दी गर्म दूध किसी तरह हलक में उतार लिया। गला जलने लगा, फिर भी विजय भाव से मम्मी को देखकर मुस्कुराया। नन्हे से निचले होंठ पर दूध की बूंदें झूल रही थीं। मम्मी बहुत जल्दी में थीं, हड़बड़ी में ही पप्पी ली। राजा बेटा, अक्षय का टिफिन बॉक्स देती हुई बोली, पूरा खा लेना। पराठा अलग खा, ब्रेड नहीं खाऊंगा। अक्षय ने दृढ़ता से कहा, पराठे में देर लग जाती ना। ब्रेड जैम तो तू खाता है राजा बेटा। पानी की बोतल, दूध का थर्मस एक थैले में रखकर पापा को थमा दिया, जिसे लेकर पापा जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर गए। जल्दी जाओ, अक्षय को लेकर मैं स्कूटर निकालता हूँ। अब अक्षय स्कूटर पर आगे खड़ा होता है। पापा समझते थे अक्षय छोटा है, बहुत छोटा, गिर जाएगा, इसलिए मम्मी की ही बोलते ठीक से गोदी में बिठा लो। उससे नहीं बैठा जाता, मम्मी का मोटा पेट गोदी में नहीं। बुआ ने उसे गोदी में उठाकर आगे खड़ा कर दिया। भैया, यह बड़ा होशियार है, देखना स्टैच्यू की तरह खड़ा रहेगा, जैसे फेविकोल से चिपका दिया हो। वह खूब मजबूती से हैंडल पकड़ता है, नीचे पांव गड़ाए रहता है, स्पीड ब्रेकर पर भी नहीं उछलता। मम्मी पापा का ब्रीफ केस पकड़कर बैठती हैं। उसे गोद में लेकर कितनी थक जाती थी मम्मी, गिरने गिरने को हो जाती थी। वह मम्मी के संग संग सीढ़ियां उतरने लगा, हाथ पकड़े हुए। आई, उसे तो पॉटी आ रही है। वह ठिठक गया। अरे चल ना, खड़ा क्यों हो गया? मम्मी बहुत जल्दी में हैं,
उसने धीरे से दूसरी सीढ़ी पर पांव रखा, मगर फिर पॉटी तो जोर से आ रही है, वह अब आगे नहीं चल सकेगा। उसका मुंह उतर गया, आंखें सुस्त हो गईं, वहीं खड़ा रह गया। क्या हुआ? प्रयत्न करने पर धीमे से बोला, मम्मा पॉटी। अच्छा का चवन्नी भरा गोल मुख खुल आया। पेट पर हाथ रखकर सहमा सा माँ को देखने लगा। पॉटी, ओहो गॉड, सुना जरा पड़ेगा। क्यों? रुकना। अक्षय को तो पॉटी आ रही है। मम्मी ने सीढ़ियों से ही अनुनय भरी आवाज पापा तक पहुंचाई। यार, किसी तारीख में कभी समय से पहुंचोगी कि नहीं? वह सुबह से अक्षय क्या कर रहा था? तुम्हें तो अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती। सवेरे से ही करानी थी, जानती नहीं थी कि असमय तंग करेगा। पापा ऊपर आ गए। बिठाया तो था, अब नहीं करे तो यह मेरा भी दोष। चल अब जल्दी चल। मम्मी का स्वर करवा था। उन्होंने 2 थप्पड़ अक्षय के सिर पर जड़ दिए। अक्षय भागते हुए पॉटी के पास जा पहुंचा। वह हाथ धो रहा है, नल में पानी नहीं है। मम्मी मग में भर लाई। हाथ धोते समय उनकी साड़ी पर पानी बिखर गया। अक्षय हाथ धोना भूलकर अपराध भाव से उन्हें देखने लगा। काम बढ़ाने में तू 1 नंबर है। अब साड़ी बदलूं तो देर लगेगी। सुधीर तो पहले ही आग बबूला हुए खड़े हैं। उसने पंजों के बल उचक कर बास बेसिन पर रखी साबुनदानी में साबुन रख दिया। नल का खूब कसकर बंद करने लगा। बिना पानी का नल उस दिन खुला रह गया था। पीछे से पानी आया तो पूरे फर्श पर भर गया। मम्मी को तीली वाली झाड़ू से झाड़ना पड़ा था, फिर पोंछा। पापा ने जोर से तमाचा मारा था, आइंदा नल खुला छोड़ा तो। क्रैश में आते आते जब उसे देर हो गई, धूप निकल आई है, गोलू आ चुका होगा, वह धीमे कदमों से दरवाजे में घुसा। देखा कि जाली की रेलिंग से आंखें चिपकाए गोलू खड़ा है। क्रून मछेरे की तरह आया उसे खींच रही है। गोलू बाबा, बाहर क्या देख रहे हो? चलो अंदर बैठो चल के। गोलू गोलू, अक्षय का स्वर हवा में तैरने लगा। गोलू की पीठ में गुदगुदी सी मचने लगी, जैसे निर्जन वन की यात्रा में कोई सहयात्री मित्र दिख पड़ा हो। गोलू आया के हाथों की कठोर गिरफ्त से छूटने के यत्न में अक्षय की ओर घिसटने आया। गोलू का नाम प्रसाद सिन्हा है। अक्षय को उसने पहले दिन यही नाम बताया था। उस समय वे दोनों खूब रो रहे थे। सहसा अक्षय को मम्मी की याद हो आई। जाते ही दोस्त बना लेना, नाम पूछना दोस्त का, बातें करना। हाँ, डबडबाई आंखों से ही उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रशांत अरुण सिन्हा। बोलने में छुपकियां व्यवधान डाल रही थीं। गोलू का बताया पूरा नाम अक्षय की समझ में नहीं आया। ओ, तुम्हारा अक्षय? बस अक्षय? हाँ, मेरा तो कितना बड़ा नाम, प्रशांत अरुण सिन्हा। नाम बताते समय गोलू ने अपनी दोनों नन्ही बाहें हवा में पसार दी। इतना बड़ा? आंखों में झलमलाते बिंदुओं के साथ दांतों की दुधिया पांत मकई के दानों की तरह खिल उठी। अक्षय ने हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाओ फ्लैट। प्रशांत कहकर बुलाने से गोलू कहीं नहीं बोला। सुनता ही नहीं था, उत्तर कहां से दे। मैडम बुलाती प्रशांत सिन्हा, वह प्रतिक्रियाहीन बधिर सा अपने खेल में लगा रहता। अक्षय उसे हिला डुला कर बुलाता, तू बोलता क्यों नहीं? एक दिन गोलू को ले जाने उसकी आया आई, बोली, गोलू बाबा कहाँ है? क्रैश की आया कुछ न समझ पाई। मैडम अलग हैरान, यहाँ तो कोई गोलू नहीं। अरे छोली मॉडर्न जी, गोलू नहीं प्रशांत बाबा, दैया भुला जाते नाम। मेम साहब ने कितनी बार तो हमें याद करवाया। उस दिन से वह क्रैश में भी गोलू हो गया। अच्छा भोलू गोलू कुछ भी पुकारता, वह भागकर आ जाता। धूप चली गई, अब तो अंधेरा भी होने लगा। सारे बच्चों तो कब के चले गए। आज पापा क्यों नहीं आए? रात में आएंगे क्या पापा? अच्छा क्रैश की भाएं भाएं करती इमारत पर नन्ही निगाहें घुमाने लगा। तेल पड़े आया बैठी है, पेड़ तले आया बैठी है, उसकी मुख मुद्रा असहनीय है। अक्षय उस पर नजर पड़ते ही तुरंत आंखें घुमा लेता है। अभी तक तो गोलू रुका था उसके साथ, दोनों बतियाते रहे। गोलू, तेले पापा तुझे लेने क्यों नहीं आते? डॉक्टर है मेरे पापा, सुई लगा देंगे। मम्मी क्लब जाती है, तू जानता है? अच्छा, क्लब बहुत बड़ा होता है। गोलू ने फिर छोटे छोटे हाथ हवा में लहरा दिए। इतना बड़ा? अरे इतना बड़ा। आंखें से उसी हिसाब से फैलती रहीं। तूने देखा है क्लब? बच्चे नहीं जाते वहां। गोलू पुरखों की तरह समझाने की मुद्रा में था।
गोलू बाबा चलो, आया ने क्रैश की आया के पास से उठते हुए कहा। गोलू की नन्ही नाक और छोटी छोटी भौवें एकदम सिकुड़ गईं। आया पर झल्ला पड़ा, नहीं जाते हम, अच्छे के पापा नहीं आए। मेम साहब डांटेंगी। हाँ तू चली जाओ, देख लो तुम मार खाओगे मम्मी से, मैं नहीं बचाऊंगी फिर। गोलू विवश भाव से उठा और आया के साथ छोटे छोटे दग भरता हुआ चला गया। बाय बाय करो फरैड को, आया ने याद दिलाया। गोलू ने मटर की पतली फलियों से उंगलियां वली हवा हथेली हवा में हिला दी। अच्छे से उत्तर देते न बना, भीतर बेचैनी फड़फड़ा रही थी। आज कैसा कैसा तो लगा, बहुत खराब। टुन्नी भी नहीं खेली, उसे बुखार था, उल्टी आ रही थी, सारा दिन रोती रही, पानी मांग रही थी बार बार। गोलू और वह बारी बारी अपनी बोतल से पिलाते रहे। मैडम ने दोनों को राइम सुनाने बुलाया, वे नहीं मिले। किसी तरह आया ने खोज लिए, सिक रूम में बैठे थे। आया ने सब कुछ बता दिया। मैडम जी टुन्नी के पास बैठे थे दोनों, डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे थे, वह बीमार है ना। फिर घर से आई क्यों थी टुन्नी? मैडम के तेवर गुस्से के थे। उसकी नौकरानी नहीं आई ना। माँ पाप ऑफिस से छुट्टी नहीं लेते, माँ कहती है कि तुम लो और पाप कहता है कि तुम छुट्टी ले। जिद में बच्चा की फजीहत। पापा स्कूटर की आवाज अच्छे पहचानता है और अपने पापा के स्कूटर की आवाज। अरे आया तो पापा से उलझ रही है, जल्दी आया करो साहब, हमें भी घर जाना होता है। मैडम जी नाराज हो रही थीं। कमाल है, आपको अपने बच्चे का ख्याल ही नहीं रहता है। सवेरे के 7 बजे से 5 बजे का बखत नहीं होता है। अरे सुनो साहब, आपका बच्चा जब न तब कच्छे में पेशाब कर देता है, 10 बार उन्हीं का कपड़ा तो नहीं बदलते रहेंगे। यह तो इतना बड़ा है, इससे छोटे छोटे नहीं करते। बखत से टट्टी पेशाब की आदत नहीं डाली। धन्य हरे पढ़े लिखे माँ बाप। अक्षय को लगा आया तड़तड़ा उसे पीट रही है। उसके होंठ भींच गए, आंखें तरेर कर आया को घूरने लगा। और देखो साहब, हम भी गरीब आदमी हैं, सांझ तक आपके बच्चे की ड्यूटी में बैठे हैं, टट्टी पिसाब धोते हैं। आपने तो यह भी नहीं सोचा कि कभी 5 रुपया हाथ पर एक साड़ी माँ के अवसर पर दे दे। पापा ने आया के हाथ से झोला ले लिया, झटके से अक्षय को आगे किया और लगभग खींचते हुए स्कूटर पर खड़ा कर दिया। चलो खड़े हो ढंग से। पापा को क्या पता वह सूसू को कितना रोकता है। आया गंदी है, उसके कान खींचती है, चांटे मारती है, अंडा खिलाएगी तो मुंह में ठूंसती जाएगी, भले उल्टी आ जाए। वह कसकर मुंह बंद कर लेता है, कितना ही कहे नहीं खोलता। मैडम के सामने उसकी आवाज पतली हो जाती है। गोलू बाबा, अच्छा बाबा, टुन्नी बेबी, सिखा बिटिया। वही क्यों, वहां तो सभी सूसू करते हैं। टुन्नी ने बताया। अच्छे तेरी निक्कर भीग गई। दूसरे दिन उसने टोका। टुन्नी तेली फिलाक गिली, छू के देख। टुन्नी नीचे का होंठ दांतों से चबाती रही। शर्म और उपेक्षा का मिला जुला अपराध बोध। उसने टुन्नी के सिर पर हाथ फेरा, गाल पर प्यार किया। टुन्नी ने उंगलियों से अपनी आंखें ढक ली। शेम तो नहीं करेगा अच्छा, तू भी नहीं करना। पापा अच्छा से गुस्सा करने लगे। क्रैश से उसकी इतनी शिकायतें जो मिलती हैं, बात बात पर झिड़क देते हैं पापा। मम्मी चिड़चिड़ी हो गई है। बुआ कहती हैं अब घर के डॉल के बराबर एक बच्चा आएगा। मम्मी अस्पताल से लाएंगी अक्षय का भाई या बहन, उसके साथ मजे से खेलना। क्रैश फिल जाऊंगा बुआ? नहीं रे, तब तो मैं रहूंगी। हाँ, छुट्टी लेकर आ जाऊंगी हॉस्टल से, तू सारा दिन मेरे पास रहेगा। अच्छे ताली पीट कर हंसने लगा। आहा, बहादुर बहादुर, ओ बहादुर। बहादुर ने उत्तर दिया। अच्छा, अरे अच्छा बाबा, बहादुर तुम कहाँ जा रहे हो? बाजार। अच्छा बाबा, हम साहब के लिए सिगरेट लेने जा रहे हैं, मैं आऊं तुम्हारे साथ? आओ बाबा, मगर इतनी दूर चलोगे कैसे? अच्छा आ जाओ, हम तुम्हें गोदी में उठा कर ले जाएंगे। बहादुर ने मारे लाड़ के अच्छे को अपने कंधे पर बिठा लिया। तुम हमारा सिर पकड़े रहना बाबा। हमारे देश में बच्चों को ऐसे ही ले जाते हैं, वहां बच्चा गाड़ी और स्कूटर मोटर कहाँ से आए? बहादुर ने 6 की जगह 5 सिगरेटें ली। 1 सिगरेट के पैसे से लेमन जूस खरीद ली। जो अच्छे बाबा, खाओ, मीठी है। बहादुर तुम भी, तुम खा लो बाबा, हमारा तो पेट भरा है, चा पी कर आए हैं। कैसी अच्छी खट्टी मीठी। आहा, पापा क्यों नहीं लाते?
बहादुर उसका पक्का दोस्त बन गया, गोलू के जितना पक्का। उसको बहुत सारे खेल आते हैं, अटकन बटकन दही चटक्कन करता है, अक्षय की दोनों हथेलियां उल्टी करके जमीन पर रखवाता है, बड़ा सा गाना गाता है, फिर कहेगा पलटो हाथ। अक्षय की धुली सनी हथेली रेत में लिपटी नन्ही नन्ही उंगलियां बहादुर चूम लेता है, फिर खेलता है। मेरी गैयां खो गई हैं, खो गई पा गई कहकर बाह पर गुदगुदी मचाता है। अक्षय खूब हंसता है, यह रोज की दिनचर्या में शामिल है। बुआ के साथ अक्षय ने ही यही खेल खेला तो बुआ हंस हंस कर पागल हो गई। बोली छोड़ रे, बड़ी जोर से गुदगुदी आ रही। अक्षय ने सारा गाना रट लिया, गोलू और टुन्नी को सुनाया, उसकी बाहों में गुदगुदी मचाई। वे खूब हंसे, खिलखिलाहट सुनकर आया दौड़ी आई, खूब डांटा, मगर वहां तो वही गाना। अटकन बटकन दही चटक्कन बल फूले बंगाले, मामा लाया 7 कटोरी 1 कटोरी फूटी, मामा की बहू रूठी काहे बात पर उठी, दही दूध बहुतेरा खाने को मुंह टेढ़ा, बिछा दे रानी पालिका। समवेत स्वर में इमारत गूंजने लगी। मैडम ने डांटा, सेट अप, गंवारू गाना कहाँ से सीखा। सब चुप, सन्नाटा खिंच गया। मकई के दानों की नन्ही पाते सहमे हुए होठों में छुप गई। उसके तुरंत बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल, बच्चों ने भारी मन से गाया था। अच्छा वो अच्छा, सुबह से कहाँ चला जाता है। उसने ऊपर को देखा, मम्मी बालकनी में खड़ी हैं। वह संभल कर सीढ़ियां चढ़ा और ऊपर पहुंच गया। कहाँ था बोल। मम्मी के तमतमाए चेहरे की झार से उसका गदबदा मुख झुलसने लगा। डोरी खींचे बंद बटुए के मुख से सुखड़े होंठ और सहमी हुई बड़ी बड़ी आंखें। चल पॉटी कर ले। वह बैठ गया, बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन नहीं कर पाया। वह टंगा थक सा गया। कुर्सी से लटकते छोटे छोटे पांव सुन्न हो गए। मम्मी मम्मी, पैल में चींटियां काट रही हैं। अच्छा बाबा चल उठ, जा पापा से नहा ले, फिर दूध पी लेना। अंडा क्यों नहीं खाता रोज लौटा कर, तू बहुत बिगड़ गया है। अच्छा कहना नहीं मानता, राजा बेटा नहीं बनना तुझे। मम्मी ने नहा कर अच्छी सी साड़ी पहनी है, बाल काढ़े हैं, मुंह पर कुछ लाल लाल लगाया है। कितनी सुंदर बन गई मम्मी। सबसे सुंदर सबसे अच्छी अपनी नन्ही सी तौलिया हाथों में थामे वह नंगा ही खड़ा देर तक अपनी मम्मी को निरखता रहा। अरे तू तो अभी यहीं खड़ा है, जल्दी जा, पापा गुस्सा करेंगे। अभी उन्हें भी नहाना है, तंग मत करना उन्हें। अपने आप देह पोंछ लेना, पाउडर लगा लेना, जल्दी जा, 7 बजने वाले हैं, अब आधा घंटा बचा है। मम्मी का कहना अक्षय ने पूरी तरह निभाया। क्रैश में मैडम की साड़ी बिल्कुल मम्मी के जैसी थी। छू छू कर देखता रहा। मन में आया कि लिपट जाए मैडम की साड़ी में, पूरा दुबक जाए। मैडम खुद भी आज बिल्कुल मम्मी जैसी लग रही हैं, अच्छी सुंदर। अच्छा टकटकी लगाए देखता रहा। अरे पापा इतनी जल्दी। पापा मैडम के कमरे में घुस रहे हैं। उसको देखकर भी वे नहीं रुके। क्यों? मगर वह दौड़ रहा है। पापा पापा। आया ने उसे बीच में ही दबोच लिया। ओ अच्छा बाबा, कहाँ जा रहे हो? वहां पापा को मैडम ने बुलाया है। भीतर पापा आपाधापी से खड़े हैं। मैडम पापा को डांट रही हैं। आप लोगों को अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। इतना बड़ा बच्चा पूरे 3 साल का निकर गीला करता है, गंदा करता है। मैं तो उसे बुलाती आपके सामने, मगर इस तरह वह अधिक कॉन्शियस हो जाएगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। वह सुन रहा था, समझ रहा था कि उसकी शिकायत हो रही है। और देखिए चोरी की आदत, मिन्नी का परांठा चुराकर खा लेता है। उसके माता पिता तो मेरे ऊपर चढ़ाए कि कैसे कैसे टुच्चे घरों के बच्चे रखते हैं आप। अब ऐसी आदतें हम तो सिखाते नहीं। जिस चीज का अभाव रहता होगा उसी की चोरी करेगा ना बच्चा। पापा उसे सीढ़ियों से चढ़ाकर नहीं, घर पर घसीट कर ले गए थे। धकेल कर मम्मी के सामने खड़ा कर दिया। लो संभालो, पूछो कि कहाँ कहाँ से सीखता है इतनी गंदी आदतें। पापा ने सारी बातें दोहरा दी। अक्षय की छोटी सी देह कांपने लगी। मम्मी ने जैसे ही पूछा, अक्षय चोरी तुमने? निकर में से सूसू की धार बहने लगी। कह नहीं सकता कि परांठा किस बात की कमी रखते हैं तेरे लिए। महंगे से महंगे बिस्किट, टॉफी, च्युइंगम, चॉकलेट, फिर तू नादीदा ललचाया हुआ। मम्मी बिलाप कर रही थी। वह धरती पर आंखें गड़ाए लाचार बूढ़े व्यक्ति की तरह खड़ा था। नंबर 1 नंबर 2 नहीं बोल पाता?
कितनी बार समझाया तुझे कि सुसु के लिए एक उंगली दिखा देना, मगर तू। मम्मी ने खिसिया कर उसे झकझोर डाला। वह लड़खड़ा कर किसी तरह संभल पाया। भौचक्का सा खड़ा मम्मी को देखने लगा। कहा तो था सी सी, 2 उंगली भी दिखाई थी, नंबर 2 भी बोला था। आया ने नहीं सुना, उसकी ओर देखा भी नहीं। निकर की इलास्टिक इतनी तंग कि वह और गोलू दोनों लड़ते रहे, खींचते रहे नीचे को। तब तक तो लेकिन मुख से कुछ न कह सका। अच्छा, इतनी बातें कहनी ही नहीं आएगी, बोला मम्मी छाली, और सिसक सिसक कर रोने लगा। पापा मम्मी को समझाने लगे, तुम क्यों दुखी होते हो, वैसे ही आजकल क्या कम परेशान हो, ऐसा करते हैं दूसरे क्रैश में डाल देंगे। इन मैडम जी का तो दिमाग ही 7वें आसमान पर रहता है। अमीरों के बच्चे जो आते हैं यहाँ की फीस भी इतनी है कि। अच्छा, बालकनी में खड़ा है, नीचे को झांकता तो बहादुर सड़क पर दिखाई दिया। बहादुर रुक गया, खड़ा होकर मिचमिची आंखों से ऊपर देखने लगा। मुस्कुरा कर बोला, अच्छा बाबा, चलो घुमा लाऊं, उतर आओ। अक्षय ने हंसा न मुस्कुराया। नाक के नन्हे नथुने रुलाई के उमड़ से उठने गिरने लगे। अंत में फूट फूट कर रो पड़ा। अरे अच्छा बाबा, तुम रोते हो क्यों? उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। पुतलियों पर आंसू छितरा गए, गालों और ठोड़ी पर धार बनकर बहने लगे। कमीज की आस्तीन से रगड़कर आंखें पोंछ डाली, फिर देर तक आस्तीन को देखता रहा। गंदी हो गई, मम्मी मारेगी। आंखें निर्जल हुई तो नीचे को झांका, सपाट सुनी सड़क। बहादुर कहीं भी नहीं, उसकी नाक बह रही थी। सुन सुन करता बहादुर के विषय में सोचता रहा। नीचे उतर जाने का मन हुआ कि शायद बहादुर। दरवाजे के पास पहुंचा। बहादुर की फुसफुसाहट किवाड़ों की दूसरी ओर से आ रही थी। अच्छा बाबा, तुम रोते क्यों हो? चलो मेरे साथ बाजार चलेंगे। अनुराग भरे आग्रह से विचलित वह ललचाया सा किवाड़ों को पूरे बल से धकेलने लगा। नन्हे कद पर बहुत उचका, मरकर कुंडी नहीं खुली। हैं, यह रोने की आवाज? अक्षय दौड़कर बालकनी की रेलिंग से सट गया, सिर पूरी तरह से नीचे को लटका दिया, दाएं बाएं गौर से देखने लगा। ओह बहादुर! उसकी गहरी चमकीली आंखें असामान्य रूप से फैल गईं। शाम का समय, बच्चे सामने के पार्क में खेल रहे हैं। अक्षय ने अभी अभी क्रैश से आकर दूध पिया है। दूध का गिलास वहीं छोड़ वह सीढ़ियां उतरने लगा। मम्मी पुकारती रह गई। बहादुर गिड़गिड़ा रहा है, मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता कि आपकी जेब में कितने। झूठ बोलता है, तूने नहीं चुराया तो हमारे बच्चे चोरी करेंगे क्या? सिगरेट तक में तो पैसे मारता है साला। उसके मालिक तड़ातड़ डंडे से पीटने लगे। चल थाने, सब उगल देगा। अनचाहे ही अक्षय का मुख रोने की मुद्रा धारण करने लगा। बहादुर की आह कराह के साथ साथ ही वह पूरे बेग से रोने लगा। आंखें रो रही थीं, होंठ रो रहे थे। बहादुर को खींच कर ले जाने लगे तो दौड़कर वह उसकी टांगों से लिपट गया। चीख कर रोया, बहादुर बहादुर। तमाशागिरों में से कोई चिल्लाया, अरे यह बच्चा! ठीक उसी समय पापा बाज की तरह झपटे, अक्षय को गोदी में उठा लिया। वह और भी जोर से चीखा, नहीं ई बहादुर। चुप, मारूंगा तो तनिक भी आवाज निकाली। पापा लपकते कदमों से एक सांस में सीढ़ियां चढ़ गए। घर आकर पटक सा दिया। लो संभालो अपने सपूत को। आज पता चला उस बदमाश नौकर के साथ रहकर सीखा था चोरी। मैं तो अचंभे में था कि गंदी आदतें कहां से। सस्ती लेमन चूस की गोलियां इसकी जेब में, उन्हीं को खाकर खांसता था रात में। इन नौकर की सारी कारस्तानी आज खुली है। मुंहजोरी तो देखो। गुप्ता जी से कहा कि चोरी आपके बच्चे ने की है। मम्मी दुख भरे असमंजस में पड़ी, उसे देखती रही, फिर कातर भाव से बोली, अक्षय बेटा, तू क्यों जाता है उसके पास? अब तो नहीं जाएगा राजा बेटा। देख, वह चोर है, बड़ा चोर। गंदे बच्चों सी दोस्ती, छी छी। अक्षय आंखें फाड़ फाड़ कर कभी मम्मी को देखता तो कभी सहम कर पापा को। उस रात उसे भयानक सपना आया, पुलिस और बहादुर का। पापा और मम्मी का सिपाही पीट रहा है, बहादुर रो रहा है, पापा क्रूर भाव से हंस रहे हैं।
मम्मी उदास बैठी हैं और वह बहादुर को बचाते बचाते पानी में गिर गया, डूबने लगा। अक्षय हड़बड़ा कर उठ बैठा, देखा कि सारा बिस्तर गीला, नाइट सूट भीगा हुआ। मम्मी पापा को जगाए, वह अंधेरे एकांत में गीले कपड़ों में लिपटा पड़ा रहा। बहादुर, ओ बहादुर! अक्षय ने सबकी आंखें बचाकर बहादुर को पुकारा। ऊपर की ओर बिना देखे ही बहादुर चला आया। बहादुर की बेरहम उपेक्षा से आहत अक्षय मम्मी पापा के आतंक को भूल गया। उसने खूब चिल्लाकर आवाज दी, बहादुर देखो, अक्षय बाबा, मगर नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं। अक्षय ने देर तक विस्मित सा खड़ा रहा, अधीर हुआ, जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंच गया। देखा कि सामने हाथ में दूध का डब्बा थामे बहादुर आ रहा है। अक्षय के मन में नन्ही नन्ही तरंगे उठने लगी। किलक कर बोला, बहादुर। अक्षय बाबा। बहादुर ने उसे गोद में उठा लिया। लो बाबा, यह लेमन जूस हम अपनी पगार के पैसे से लाए हैं। अब हमें कोई नहीं पीट सकता। हमने वह नौकरी छोड़ दी, पर पहले मालिक नाराज है, कहते हैं कि वे हमें थाने में बंद कराकर ही रहेंगे। अक्षय की समझ में बहादुर की बात का सार न जाने कितना आया। वह निरीह भाव से होंठ भींच कर पलके छटपटाता रहा। बहादुर ने उसकी खूब सारी पप्पी ली। सहसा उसने ऊपर देखा, पापा। तुरंत जीने की सीढ़ियां दबे पांव चढ़ने लगा और चतुर खरगोश की तरह छुपता छुपता बुआ के कमरे में जाने लगा। नहीं माना तू? अक्षय वहीं बर्फ की तरह जमकर रह गया। पापा के हाथ में फुटा है, उसकी आंखों में भय थरथराने लगा। जाएगा और जाएगा? बोल, कितना ढीठ हो गया तू, कितना बेशर्म। जितने प्रश्न फूटे के उतने ही भरपूर वार, उतनी ही प्रताड़ना। मम्मी भीतर से भागी। यह तुम क्या सुधीर, मारते क्यों हो? न जाने क्या समझ गई मम्मी कि अक्षय पर ही खींचने लगी। खूब जा, चोर बन गई। बन, वहीं गया होगा उसी नौकर के पास। पापा का अंतिम प्रहार एड़ी के ऊपर की कोमल त्वचा में जा गड़ा। मांस फट गया, खून रिसने लगा। अक्षय चिंघाड़ कर रो पड़ा। अभी बुआ घर में घुसी हैं, सीधी हॉस्टल से आ रही हैं। अक्षय, ओ अक्षय, क्या हुआ? अपना बैग एक और पटक कर उधर को ही लपक पड़ी। क्यों मार रहे हो इसे? मैं कह रही हूँ, क्यों? नाक में दम कर रखा इस लड़के ने। बात मानकर तो देता ही नहीं, गंदी आदतों में पड़ता जा रहा है। क्रैश में रोज शिकायत। मम्मी का स्वर रुहासा हो उठा। छोड़ो इसे, छोड़ो भैया। बुआ ने हाथ पकड़कर अक्षय को अपनी ओर घसीट लिया। तू चुप रह सुनीता, तूने इसको बिगाड़ा है। हर समय इसका पक्ष लेगी। इतना ही प्यार है तो यहाँ रख इसे, छोड़ पढ़ाई। यह तुम्हारा बेटा है। तुम में से एक जन नौकरी छोड़ दो, ले लो छुट्टी। नहीं पाल सकते तो पैदा क्यों किया? पंछी पखेरु तक अपने बच्चों को उड़ाना सीखने के पहले दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ते। तुम तो मनुष्य जात, पढ़े लिखे, सभ्य सुसंस्कृत हो। पापा मम्मी ठगे से बुआ को देखते रहे। कैसे अव्यवहारिक बात कर रही है। सुनीता गृहस्थी का खर्च, घर रहन सहन के स्तर को साधे रखने वाले मेरुदंड हैं, न उखड़ जाएंगे। किसी अयासी की खातिर तो नहीं करते हम दोनों जन नौकरी। यह बताओ भाभी, सूरज निकलने से लेकर छिपने तक यह तुम्हारे पास नहीं रहता, रात को आकर सो जाता है, फिर किस बात का हिसाब मांग रहे हो इससे? क्या सिखाते हो आप लोग? अपना कितना समय दिया? मार की कमी रखते थे, वह भी पूरी कर दी। तुमसे न हुई तो मैं पीटूं, सुधारूं? बिगड़ जो रहा है। बुआ बिफर उठी और 2 तमाचे अक्षय के गाल पर जड़ दिए। क्यों चिपकता है मुझसे? क्यों जाता है बहादुर के पास? क्या कमी है तुझे? मम्मी पापा मांस के लोथड़े की तरह जहां पटक दें वहीं पड़ा रहे। बच्चों की सी भूल क्यों करता है? बुआ कहते कहते रोने लगी। मम्मी अपने कमरे में बैठी रो रही हैं। पापा स्कूटर से कहीं चले गए। बुआ ने उनके पांव में दवा वाली रुई टेप से चिपका दी। वह रोता रोता ही सो गया। उठा तो पांव में टीस थी, एड़ी उठाकर चल रहा था। अंधेरा हो चुका है। उसने कुर्सी पे चढ़कर बत्ती जला दी। बुआ कहाँ है? चारों ओर उझक रहा है। ड्राइंग रूम में दीवान पर लेटी हैं, उनकी चुन्नी फर्श पर गिरी पड़ी है। अक्षय ने चुन्नी उठाकर बुआ को उड़ा दी। बुआ सोई नहीं थी। उन्होंने उसे गोद में भर लिया, छाती से चिपका लिया। अक्षय बाबू उठ गया। मारा था न मैंने?
वह होंठ भींचे बड़ी बड़ी आंखों से निरखता रहा, सिर हिलाकर बोला, नहीं बुआ बहुत गंदी है, तू मार बुआ को। उसने हाथ की नन्ही मुट्ठी बुआ की हथेली पर खोल दी। बुआ लेमन जूस खाओ, मीठी मीठी है। आजकल अक्षय बड़े मजे में है, जो चाहता था वही हुआ। बुआ घर में रहती हैं, उसके साथ उनका रसीला स्वर पूरे घर में बहता है, उसके साथ खेलती हैं। कितना मजा आया जब बुआ उसे बाजार ले गई, जीत करके बैटरी वाला मंकी दिला दिया। वह तो ललचाई निगाह से देखता हुआ भी बराबर मना करता रहा था। बोली, क्या खाएगा अक्षय? ऑरेंज बार। बुआ ने भी उसके साथ साथ खाई। आजकल उसे लगता है कि खुरदरे फर्श पर आह्लाद की कोमल दूब उग आई है, जिस पर वह कबूतर के शैतान बच्चे की तरह फुदकता फिरता है, तरह तरह के खेल रचता है, बहादुर का सिखाया गाना निर्द्वंद गाता है। मम्मी 3 दिन से घर में नहीं है। बुआ कहती हैं, अच्छा तेरा भाई आ गया है अस्पताल में। कैसा भाई बुआ? एकदम तेरे जैसा। अच्छा देख भाई, बुआ की गोद में गुड्डे के बराबर जी हाथ पांव चलाकर रोता हुआ अच्छा कुतूहल से देखता रहा। भाई को सब देखते हैं, सब उठाते हैं, खिलाते हैं। मम्मी तो उसके सारे दिन गोदी में रखती है। भाई सुसु भी करता है, छोटी उंगली भी नहीं दिखाता। नंबर 2 भी बार बार मम्मी चुपचाप उसकी नेपी बदल देती है, एक बार भी नहीं डांटती। बुआ उसके कपड़े पहनाती हैं। सारी प्रक्रिया अक्षय ने जाने किस भाव से देखता रहा, कभी विस्मित सा तो कभी विरक्ति सा। तो गोदी में लेगा इसे? वह झट बुआ के पीछे दुबक गया। अब वह चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता, शैतानी भी नहीं करता। बुआ कहती है, तू बुढ़ा हो गया अच्छा। बूढ़ा बाबा दाढ़ी लाएंगे तेरे लिए, लगाएगा सांता क्लॉज जैसी। अच्छा हंस पड़ा, मगर बड़ों की तरह दबी हुई हंसी। भाई अच्छा है ना? यह प्रश्न उससे दिन भर में कई बार पूछा जाता है, वह उत्तर में चुप रहता है। बुआ ने पूछा तो वह चीख कर बोला, गंदा है। मम्मी ने भैया को उठा लिया, गोदी में लेकर बैठ गई। भैया का झूला खाली है। अच्छे दौड़कर अपनी बड़ी वाली बॉल उठा लाया, जल्दी से पालने में सुला दी। उस फूटे को भी उठा लाया जिससे पापा ने उसे मारा था। वह बॉल को पीटने लगा, पीटता गया, जितना पीट सकता था पीटा। गंदा गंदा गंदा। मम्मी ने पापा को पुकारा, सुनो, अरे देखो तो यह लड़का तो घर में रहकर बर्बाद होता जा रहा है। दूध पीने में, नहाने में, खाने में बेमतलब ही जिद करता है। छोटे की निपल नीचे फेंक दी, बॉल पीट पीट कर फाड़ डाली, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। सुनीता है, संभाल रही है ना? पीछे कौन? जल्दी से क्रश का प्रबंध करो ना, बात कर आया हूँ, कल ही ले जाना है, वे विरक्त भाव से कह रहे थे। बुआ की छुट्टी समाप्त, वह तैयार हो रहा है, कपड़े पहन लिए, जूते मोजे भी, टिफिन में चॉकलेट, टॉफी, परांठा। बुआ ने उसके लिए परांठा बनाया है, आज उसे क्रैश में जाना है। वह नीचे उतर आया। पापा ने स्कूटर स्टार्ट कर दिया, आगे खड़ा हो ही रहा था कि बरबर सी निगाह उस घर पर जम गई जहां बहादुर। अच्छा बेटा, नए क्रैश में जा रहे हो आज तो? अच्छा, ठीक से खड़े हो जाओ। पापा का स्वर बहुत मीठा है। अरे संभल कर अच्छा। उसने स्कूटर को कसकर पकड़ लिया, पांव गड़ाकर जमा दिए। सामने अजनबी दीवारें, अनजाना परिदृश्य, यह नया क्रैश है। पापा आगे आगे, वह पीछे रह गया। रुककर पापा ने उसका हाथ पकड़ा, खोया खोया सा भीतर घुसा। नन्ही धुकधुकी तेज होती जा रही है। हड़बड़ाकर इधर उधर देखा, अपरिचित बच्चों के उत्सुक चेहरे, गोलू टुन्नी सिखा। पापा ने अक्षय का हाथ आया के हाथ में दे दिया। मैं चलूं? रोना नहीं, तुम राजा बेटा हो ना। 4 दीवारी के मैले आहते से निकलकर पापा जाने लगे। स्कूटर मुड़ गया। अक्षय की करुण मुखमद्रा पर जड़ी आंसुओं से लबालब 2 आंखें साइलेंसर के पाइप से बहते धुएं की लकीर को पिछियाती रहीं। ओछले होते ही अक्षय दहाड़ मारकर रो पड़ा, पापा प्लीज पापा। मुझे उसके नन्हे कोमल हाथ पर आया की मजबूत पकड़ और अधिक कसती चली गई। यह थी कहानी बोझ। दरअसल कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से शुरू हुई है। यह कहानी खत्म हो भी नहीं सकती। हम जिस तरह से आधुनिक परिवेश में आ गए हैं, आज तो यह भयावह स्थिति अपने विकराल रूप में है।
मैंने बोझ कहानी का चयन इसीलिए किया कि यह कहानी बेशक 1995-96 के आसपास लिखी गई है, लेकिन यह कहानी दरअसल युगांतर है और यह समस्या भूमंडलोत्तर है। पूरे वैश्विक समस्या इसमें समाहित है। समाज में हम अपना स्टैंडर्ड ठीक करने के लिए, अपने घर चलाने के लिए या अपनी सुख सुविधा के अनुसार, जब बुआ प्रतिरोध में, सुनीता बुआ जब उसकी प्रतिरोध में यह बात कहती है कि जब पाल नहीं सकते तो बच्चे पैदा क्यों किया, यह बात सबके सामने आती है, अक्सर आती है, लेकिन इस बात पर पटाक्षेप हो जाता है कि एक कमाएगा तो घर कैसे चलेगा। यह जो घर चलाने की जो धुरी है, आर्थिक धुरी है, इस कहानी के समस्या में बाल मनोविज्ञान का जो चित्रण है, इस कहानी को समझने के लिए हमें 3-4 और कहानियों से गुजरना होगा। कहानी नहीं बल्कि रचनाओं से गुजरना होगा। एक तो अज्ञेय की शेखर एक जीवनी का शेखर, के.आर. नारायणन के स्वामी, खारा पानी के नौकर बच्चा, शेखर जोशी के दाज्यू, और उसके बाद यह बोझ। बाल मनोविज्ञान पे कहानियां बहुत कम लिखी गई हैं और जैनेन्द्र जी के पाजेब के वो 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे। दरअसल मासूम बच्चों के मनोविज्ञान के माध्यम से लेखक ने जो यह शब्द गढ़े हैं, शब्द से मेरा संकेत यह है कि समाज का जो प्रतिबिंब खड़ा किया है वह यूनिवर्सल सच है कि हम बच्चे को अपनी सुविधा के हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी बच्चे के हिसाब से चलना नहीं चाहते हैं। वो छोटा सा बच्चा अक्षय अपनी छोटे नन्हे कदमों को तमाम चीजों को समझ रहा है। उसकी कौतूहल भरी आंखों में न सिर्फ कौतूहल है, बल्कि उसकी आंखों में तमाम तरह के सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं, उत्सुकताएं हैं। अपने छोटे भाई के प्रति उसके मन में घृणा क्यों होती है, उसको गंदा क्यों कहता है? जितना मैं बाल मनों को समझ पा रही हूँ, वो इसलिए कहता है कि वह गंदा है क्योंकि वह जानता है कि जब मेरी परवरिश ठीक से नहीं हो पाई, मेरे अनुकूल नहीं हो पाई, मेरे इच्छाओं का सम्मान नहीं हुआ, मैं क्रैश में पल करके बड़ा हो रहा हूँ, तो फिर इस छोटे भाई के बारे में मैं अच्छी राय कैसे रखूं। यह जो बारीक बुनावट है कहानी की, बाकी कहानियों से यह कहानी खुद ब खुद अपने आप को अलग करती है। अब इस कहानी के बानगी से ही आप देखिए कि साठोत्री के माध्यम से हिंदी कहानी में जब वह प्रवेश करती हैं हिंदी कथा साहित्य में, तब एक अलग मकाम क्यों हासिल करती हैं? क्योंकि उनकी कहानी की जो मरुभूमि है, जो स्थल है, वह स्थूल नहीं है बल्कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। समाज के उन बारीकियों को पकड़ती हैं जिन बारीकियों पर सहज हमारा ध्यान नहीं जाता है। इनके बारे में एक कोट मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगी, जो नामवर सिंह ने एक अपने व्याख्यान के दौरान मंच से कहा था। एक बार उन्होंने कहा था कि बृंदालाल वर्मा ने अपनी कहानी, अपनी रचनाओं में ऐतिहासिक पात्र दर्ज किए हैं। मैत्रेयी पुष्पा उनको इतिहास से खींचकर समाज में ले आती हैं, क्योंकि जो चीज इतिहास में दफन है वो इतिहास तक सीमित न रहे, बल्कि उस इतिहास के ओट से बाहर हमारे मौजूदा समाज के सामने खड़े होकर हमसे संवाद कर सके। राय प्रवीण कहानी इसकी एक बानगी है। राय प्रवीण के बारे में आप जानते होंगे, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य उसका एक स्थान है। आज चूंकि मैं कहानी के तमाम पहलू पर बात करने के संदर्भ में राय प्रवीण को शामिल नहीं कर रही हूं, क्योंकि बेशक वो ऐतिहासिक कहानी है और एक स्त्री के क्रांतिकारी मरुभूमि की कहानी है, जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए राजा के मांग पर अपने स्वरूप को बदल लेती है, लेकिन अपने अस्मिता और अस्तित्व से समझौता नहीं करते हुए भी एक बार वह रानी न बन करके एक नाचने गाने वाली प्रेसी बनकर रह जाती है।
तो वहां पर वो एक तरह का समझौतावादी स्थिति से गुजरती है। मैं उस कहानी का यहाँ पर बहुत विश्लेषण नहीं करने जा रही हूँ, बल्कि मैं उनकी दूसरी और कहानियों पर बात करूंगी जो मैंने इन संग्रहों के माध्यम से पढ़े हैं, उनके संचयन में पढ़े हैं। मैत्रेयी पुष्पा स्वयं कहती हैं कि मेरे अनुभवों के दायरे में स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, तो मेरे लिए लेखन स्त्री मुक्ति का साधन है, न कि स्त्री मेरे लिए एक हथियार है, एक सब्जेक्ट है, एक विषय है या वस्तु है। उनका यह कहना ही उनको बाकी कथाकारों से एकदम अलग ले जा करके खड़ा कर देता है। मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों के संदर्भ को कोट करने के दौरान हमें दो चीजों का ख्याल रखना होगा कि वह प्रेमचंद और रेणु के बाद के कहानी परिदृश्य को उठाती हैं, जहां प्रेमचंद की कहानियों का गांव जो है वो एक अलग तरह के गांव सा चित्रित होता है, लेकिन मैत्रेयी पुष्पा की कहानियां उसको थोड़ा सा अलग करते हुए ले जाती हैं। जैसे प्रेमचंद के जो पात्र हैं, नारी पुरुष की अनुगामिनी है, लेकिन जब वही मैत्रेयी पुष्पा लिखती हैं तो नारी पुरुष की सहगामिनी बनने के लिए निरंतर तत्पर है। मतलब वह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करती हैं। वहीं पर प्रेमचंद की स्त्री कहीं न कहीं पुरुष के पीछे, जैसे हल चलाता हुआ पुरुष आगे चल रहा है और स्त्री बीज डालते हुए पीछे पीछे झोला लेके चल रही है, उस झोले को वो बदल देती हैं, उस झोले में रखे हुए यंत्रण को बदल देती हैं, उस उपकरण को वो बदल देती हैं। तो यहीं पे एक बड़ा फलक को लेकर के आगे बढ़ती हैं अपनी कहानियों के माध्यम से। और जैसे इनके संदर्भ में एक कोट बड़ा मतलब मुझे बहुत मुतासिर करता है। गांव की स्त्री को शहर में लाती हैं और शहर की औरतों को सामने उनके विद्रोही रूप को प्रस्तुत करके एक सीख देती हैं। एक तरह से विशाल स्वरूप में मिसाल कायम करती हैं। ये इनकी खासियत है, इनकी कहानी की खासियत है। अब जैसे इनकी कहानी के 3-4 पात्र हैं जिनको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप इनकी कहानी के मर्म तक ज्यादा पहुंच पाएंगे। जैसे चिन्हार की सरजू, आक्षेप की रमिया और भंवर की बिरमा और बहेलिया की गिरजा, ये वो स्त्री पात्र उन्होंने गढ़े जिन्होंने अपने समाज से, समय से समझौता नहीं किया, बल्कि उस समय समाज में रहते हुए अपने नाम के अनुकूल एक स्पेस तैयार किया। दरअसल हमारा जो समाज है उसमें किसी का सहयोगी बन जाना बहुत आसान है, किसी के साथ कदम मिलाकर चल लेना बहुत आसान है, लेकिन उस कदम में मिलाकर चलने के दौरान खुद के अस्तित्व और नाम के पहचान को बनाए रखना एक बड़ी बात है। वो एक जगह इस बात को कहती हैं, मैं उस बात को उसी उदाहरण के तौर पे उल्लेख करूंगी जो मैंने डायरी में दर्ज की है। पहचान के लिए भटकते ये पात्र परिवार, समाज और स्वयं अपने द्वारा अपरिचित रह जाने का दंश भोगते हैं। ये पात्र संबंधों के दलदल में सर्वाधिक प्रताड़ित हैं। बावजूद यह पात्र सीधे और सपाट नहीं हैं। ताना बाना सरल होते हुए भी वे गहराई तक जटिल और कई बार अबुझ लगते हैं। उनकी जानी पहचानी दुनिया में जिस चीज की सबसे ज्यादा आमद है और जिस बात की सबसे ज्यादा पुरजोर कोशिश है वो है पहचान। और पहचान ही वह बड़ा हथियार है जिसमें स्त्री अपने आप को देखने की सदैव और निरंतर कोशिश करती रहती है, क्योंकि पहचान ही हमें हमारे से मिलवाता है। अब जैसे मैत्रेयी पुष्पा की साहित्यिक जो चित्रण है, साहित्य में महिलाओं को वो 2 रूप में चित्रित करती हैं। जितना कि मैं उनकी कहानियों के साथ अपने आप को जोड़ पाती हूँ या जोड़ती रही हूँ उस लंबे समय से, वो है पुरुष की अनुचर बनकर, और दूसरा समाज की नारी शोषण मूलक व्यवस्था का विद्रोह करने वाली स्त्री के रूप में घर, परिवार, समाज, देश
और जातिगत भेदभाव का एक बड़ा फलक लेते हुए उसमें परिवर्तन की बात करते हैं। तो ये जो दो बिंदु उनकी कहानियों के हैं, दरअसल वही उनकी कहानियां उनके अपने समकालीनों से अलग कर देती है। यह अलग करना ही दरअसल साहित्य की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती है, या किसी लेखक की बड़ी कामयाबी मानी जाती है, क्योंकि लिखा सब कुछ एक साथ जाता है, सब लिख रहे होते हैं, लेकिन सारे लिखे हुए चौराहों के बीच में कौन सा अपना मजबूत खंभा गड़ा करता है और वो किस बिंदु से करता है, वह दो बिंदु इनकी कहानी के मेरुदंड हैं मेरे ख्याल से। और इनकी कहानी में स्त्री मुक्ति से ज्यादा स्त्री का एक दृष्टिगोचर स्वरूप देखने को मिलता है। जब आप कहानी इनकी गोमा हंसती है को पढ़िए तब ये आपका चित्रण मिलता है। उसके बाद आप इनकी कहानी के अपना अपना फरिश्ता, मैं एक फिल्म आई थी बागवान, फिल्म आई है अक्टूबर 2003 में, लेकिन मैत्रेयी पुष्पा अपना अपना आकाश नाम की कहानी जब लिखती हैं, उसमें एक बुजुर्ग स्त्री है और उसके 4 बच्चे हैं जो अपने माँ को अलग अलग बांट देते हैं। वो जमीन जायदाद का भी बंटवारा कर लेते हैं और आपस में तय कर लेते हैं कि इतने समय तक माँ वहां रहेगी, इतने समय तक वहां रहेगी। एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज की इस कंडीशनिंग शब्द को आप फ्यूडल कंडीशन से नहीं बल्कि उस समाज के मनः स्थिति से जोड़कर देखने की जरूरत है कि वहां पर स्त्री को किस तरह से एक कैटेगरी में बांध करके उसके एक छद्म स्वरूप को सामने लाने की कोशिश की है उन्होंने, कि दरअसल हमारे समाज में जब कोई बुजुर्ग हो जाता है तो हम उसकी सेवा नहीं कर पाते हैं। इस संदर्भ में मैं एक बात अक्सर कहती हूँ कि एक माँ बाप 4 से 6 बच्चों को एक साथ पाल सकते हैं, बल्कि 10 औलादों को पाल सकते हैं, लेकिन वही 10 औलादें मिल करके एक माँ बाप की आजीवन देखभाल नहीं करते हैं। इस त्रासदी पर उन्होंने अपना अपना आकाश में बहुत पहले लिखा और फिल्म बहुत बाद में बनती है। तो आप इसको देखिए कि उनकी दूरदृष्टि कहाँ तक पहुँचती है। उसके अलावा वो ग्रामीण जीवन के केंद्र में ही आगे बढ़ती हैं। इनके संदर्भ में एक जगह मैंने कोटेशन नोट किया था, रेणु की तरह स्वतंत्र रूप में यह आंचलिक उपन्यास नहीं लिखती हैं या कहानियां नहीं लिखती हैं, लेकिन ग्रामीण जीवन में अपने रचनाओं में वो आंचलिकता का बहुत खूबसूरत पुट लेकर के आगे बढ़ती हैं, जिससे कि पाठक सहसी बंध जाता है। क्योंकि अंचल जो है हमारे आंचल के खूंट से बंधा हुआ वह चावल का दाना है जो हमसे कभी नहीं छूटता है। ठीक वैसे ही मैत्रेयी पुष्पा से यह दाना कभी नहीं छूटता है। और यह जो त्रासद भरी स्थितियां हैं वह कभी खत्म नहीं हुई हैं। आज तो मॉडर्निटी के दौर में और ज्यादा बढ़ गई हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। कॉरपोरेट का जो दौर आया है उसने रिश्तों की एक नए तरीके से धज्जी उड़ानी शुरू कर दी है। इनकी जो स्त्री हैं वो कथा आयाम को लेकर के इस तरह से आगे बढ़ती हैं कि आप वहां रुक नहीं सकते हैं। जैसे इनकी नायिका है रम्या, वो अपने सौंदर्य से दुखी हो जाती है क्योंकि उसका सौंदर्य ही उसका दुश्मन बनता है। तब वहां पर यह परिलक्षित होता है कि हमारे समाज में सौंदर्य रूपी जो लोलुपता है वो कभी गई ही नहीं है। यह तो समाज के जड़ में इस कदर बैठा हुआ है कि वह खत्म ही नहीं हो रहा है। और इनकी बेटी कहानी जहां पर एक माँ बूढ़ी हो जाती है, बच्चे आपस में सब कुछ बांट लेते हैं। माँ ने जब बेटा और बेटी में भेदभाव किया तब वो भूल गई थी कि आने वाले समय में क्या उसकी बेटी ही देखभाल करेगी। तो बेटी एक बड़े रेंज की कहानी कहती है जिसमें वो आकर के वहां पे ठहरती है कि नहीं, माँ मेरी जिम्मेदारी है, मैं माँ को क्यों छोड़ दूं। माँ को वो नहीं छोड़ती है लेकिन बाकी औलादें छोड़ देती हैं। और यहाँ पर माँ आकर के एकदम से सिहर जाती है कि मैंने जिस बेटी के साथ थोड़ा भेदभाव किया वह बेटी आज मेरे साथ सबसे मजबूत पीढ़ी
और कंधा पकड़ करके मुझे आगे ले चल रही है, बल्कि मेरी बूढ़ी आंखें, जो मेरी आंखें बुढ़ा रही हैं, मेरे पैर जो जर्जर हो रहे हैं और मेरी सोच जो खत्म हो रही है, उसको एक संबल दे रही है। बेटी कहानी उस मजबूती का नाम है जो 21वीं शताब्दी में भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। बदलाव बेशक काफी कुछ आए हैं, लेकिन उस बदलाव की लहर बड़ी धीमी है, गति बहुत स्लो है। आपकी स्त्री की जो कहानियों की जो स्त्री है वो बेशक गांव की है, लेकिन अपना जिंदगी जीने का हुनर उसमें बड़ी सख्त है। वह बिरमा में आपको मिलेगा। बिरमा अपने जुझारू किरदार की वजह से याद की जाने वाली पात्र है, और यह कहानी व्यक्तिगत यथार्थ पर आधारित है, जिसमें नायिका बिरमा जो होती है वो संतानहीन होती है और सास ससुर उसके साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं वह समाज से किसी से भी नहीं छुपा है और आज भी नहीं छुपा हुआ है। उसके उस व्यवहार से वो परेशान होती है, टूटती है, तमाम तरह से टूटती है, लेकिन वह टूटने के बाद भी हार नहीं मानती है, बल्कि वह एक बात कहती है कि उपेक्षित स्त्री का मायका भी घर नहीं होता है। यह मायका भी जो शब्द है वही सबसे बड़ी टीस खड़ी करती है और सवाल भी खड़ा करती है कि एक स्त्री जब शादी हो जाती है, निसंतान होना अपराध नहीं है, लेकिन उस निसंतान होने की प्रवृत्ति को समाज ने एक कोढ़ की तरह लिया और उस कोढ़ को बिरमा भंवर के माध्यम से अपने आप को बेशक भंवर में अटका हुआ पाती है, लेकिन वह टूटती नहीं है। वो टूट करके उठने में यकीन करती है। यह एक बहुत ही प्रतीकात्मक और सूक्ष्म बिंदु की कहानी है। छुटकारा कहानी 1999 में हंस में बहुत स्वतंत्र रूप में छपी थी। उसके संदर्भ में बाद में बात करते हैं। वैसे समय कितना है ये एक बार हमें सुभाष जी बता दें तो मेरे लिए बेहतर होगा। और आपकी कहानियों में जो महानगर की आपाधापी है उसके भी सूक्ष्म केंद्र बिंदु मिलते हैं, स्पर्धा मिलती है, अति भौतिकतावाद का स्वरूप देखने को मिलता है, उपभोक्तावादी चौकाचौंध का जो एक नंगा नाच शुरू हुआ है उस पर भी बहुत बारीकी से कटाक्ष करते हुए वो आगे बढ़ती हैं। जैसे आक्षेप की जो रमिया किरदार है आप उसको पढ़िए, वो एक मानवीयता के गुणों से इस कदर भरी हुई है कि आप उसको मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि यह जो मानवीय संवेदनात्मक गुण है मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसकी वजह से मनुष्य से इतर नजर आता है। उसके अतिरिक्त मन नहीं 10-20 इस कहानी पर बात होनी चाहिए, जो कि एक प्रतिकार की कहानी है। और वह प्रतिकार, इसका मूल स्वर इसलिए बनता है कि चंदना प्रेम विवाह करना चाहती है, लेकिन वो प्रेम विवाह नहीं कर पाती है, सफल नहीं होती है। तो उसके घर में क्या होता है कि उसके परिवार के लोग उसके साथ अपने मान सम्मान और झूठी इज्जत के नाम पर उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर देते हैं जो नपुंसक रहता है, और उनके प्रताड़ना से अपने आप को बचाने के लिए अपने पति और देवर दोनों को धतूरा का बीज मिलाकर दे देती है। और वो कहती है कि यातना पूर्ण जीवन जीने से तो जेल की रोटी खाना बेहतर है। यह जो प्रतिकार और प्रतिरोध वो करती है वह उस कहानी की ही ताकत नहीं है, बल्कि समाज को एक संदेश मिलता है कि जीवन भर किसी समस्या से जूझते रहना, लड़ते रहना और अपने आप को प्रताड़ित होते रहने देने से बेहतर है कि अपने लिए एक सही और बेहतर वैकल्पिक रास्ता चुन लिया जाए। मुझे सुभाष नीरव जी इंडिकेट कर रहे हैं कि 1 घंटा पूरा हो गया है। मैं 2 से 3 मिनट में 2 बिंदु आप लोगों से जरूर साझा करना चाहूंगी, जो कि मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों के संदर्भ में बहुत जरूरी है। इनकी सभी कहानियां अपनी एक नए परिवर्तन और बदलाव की कहानियां हैं। उसमें छांव है जो बेटी को भी धन देने की बात करती है। दूसरी फैसला कहानी है जिसमें बसुमती पूरे पंचायत समाज में एक नया परिवेश
खड़ा कर देती है और अपने एकमात्र वोट से पूरे समाज को जवाब देती है कि दरअसल यह मेरा वोट ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को हराने के लिए प्रधान पत्नी बनने की बजाय मैं एक ग्राम प्रधान बने रहने में ज्यादा यकीन करती हूँ। ललमनिया तो है ही मैम, हाँ मीता जी बिल्कुल ललमनिया भी है। उसके बाद उनकी जो परिवर्तनशील जो कहानियां हैं उनको मैं गोमा हस्ती है, गोमा हस्ती है का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं कि गोमा हंसना, उस हंसी जो है एक प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ पर दर्ज हुआ है और उस प्रतीकात्मक तौर को बदलने की भी जरूरत है और वह प्रतीक जो है बदल नहीं पा रहा है। और एक कहानी उसी गोमा हस्ती में है, बड़ी शानदार कहानी है और उसका नाम है ताला खुला है पापा। यहाँ पर ताला जो है बंधन है और खुला है वह स्वतंत्रता है। पुरुष की जो दोगली मनोवृत्ति है उस पर केंद्रित है। पिता अपनी जवान होती बेटी के साथ जिस तरह का भेदभाव करता है और जिस तरह का क्रूरतम व्यवहार करता है, उस व्यवहार की पोल पट्टी तब खुलती है जब उसकी बेटी के सामने उसका अतीत खुल करके आता है। तो गोमा हस्ती है एक कहानी नहीं है बल्कि कथा जगत की एक ऐसी घटना है जिसको आज भी ज्यों की त्यों आप देख सकते हैं और दर्ज कर सकते हैं। वहीं उसी संग्रह में 12वीं रात की जो कहानी है वो एकालाप पर आधारित है और मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों के कुछ संक्षिप्त बिंदु मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी उनकी भाषा शैली और शिल्प को लेकर के जो उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। उनकी जो भाषा है सहज है, सरल है, रोचक है। उनमें मुहावरे, लोकोक्तियों और गीतों का आपको प्रचुर मात्रा में प्रयोग पढ़ने को सुनने को मिलेगा। कई बार उनकी जो बुंदेलखंडी शब्द होते हैं उच्चारण के वक्त हमें सावधानी बरतने की मांग करते हैं और कहते हैं कि सावधान होकर के आगे बढ़ो। और भाषा की जो उनकी विविधताएं हैं वो चित्रात्मक हैं, प्रतीकात्मक हैं और काव्यात्मक है। उन्होंने तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का बड़ा ही मिला जुला प्रयोग किया है और जहां यथास्थान जरूरत पड़ी है वहां पर उन्होंने अपने आप को तटस्थ न रख करके कहानी के पात्र के अनुकूल खुद को लचर बनाती हैं और किरदार के साथ मिल जाती हैं। बुंदेलखंड की भाषा और संस्कृति को उन्होंने हर वक्त अपनी कहानी में पिरोया है, जिसकी ध्वनि आपको कहानी पढ़ते समय पीछे से टन टन की तरह सुनाई देती है। शैली जो उनकी है, उन्होंने सभी शैलियों का प्रयोग किए हैं। वर्णात्मक शैली में उनकी कहानी केतकी है। केतकी का जो किरदार है वह समाज के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण खड़ी करती है और उस उदाहरण से हमें मिलने की जरूरत है कि आज भी यह चीजें कैसे हमें अपने आप से जोड़ती हैं। दूसरी है विश्लेषणात्मक शैली और इस शैली पर उन्होंने बड़ी सुंदर कहानी हवा बदल चुकी है लिखी है। हवा बदल चुकी है से मतलब सिर्फ उस वक्त की हवा से नहीं है बल्कि हर दौर में हवाएं बदलती हैं। कुछ कहानियां सिर्फ एक काल विशेष के लिए नहीं लिखी जाती हैं बल्कि वही कहानियां कालजयी होती हैं जो हर समय को अपने साथ बात करती हैं। हवा बदल चुकी 2021 की भी कहानी हो सकती है और आने वाले 2050 की भी कहानी हो सकती है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट से लेकर भूमंडल से लेकर के अधिक औद्योगिकरण, पूंजीवाद, उपभोक्तावाद और बाजारवाद के तमाम तिक्रमों और दुष्चक्रों को बड़े बारीकी के साथ चित्रित करती हैं। वह कहानी बहुत विश्लेषणात्मक अंदाज में हमारे सामने खुलती जाती है। एक कहानी आत्मकथात्मक शैली में उन्होंने लिखी है सहचर। वह सहचर उनके जिंदगी के बड़े करीब कहानियों में से आप उसको देखेंगे, बल्कि उनकी जिंदगी से छोड़िए, ये हम सबके जिंदगियों के सबसे करीब कहानियों में से है। पूर्व दीप्ति की कहानियां प्रतीकात्मक के तौर पर उन्होंने भंवर और बहेलिया लिखी हैं और दोनों ही कहानियां अपने मजबूत किरदार बुनावट के लिए बार बार पढ़ने की कोशिश की मांग करती हैं, सबसे ज्यादा मांग करती हैं। सरल और संकेत में उन्होंने बहुत सारे बातें की हैं। वो संकेतात्मक जो अंदाज है उनकी हर कहानी में आपको पढ़ने को मिलेगा। भावात्मक अंदाज में उन्होंने सफर के बीच
कहानी लिखी है, जो एक गरीब व्यक्ति द्वारा, एक गरीब विद्यार्थी द्वारा बहुत मेहनत करके आईएएस बनने की करुणामय कहानी है। जब वह आईएएस बन जाता है तो पूरा घर परिवार खानदान तमाम तरीके से उसका लाभ लेता है। फिर उस लाभ का प्रतिलाभ या नुकसान उसको किस तरह से उठाना पड़ता है कि वह करुणा का पात्र बनता हुआ नजर आता है। वह बहुत ही भावात्मक कहानी है। ताला खुला है पापा जो कहानी है वो डायरी शैली की कहानी है और इन सारे बिंदुओं के साथ वह अपनी कहानियों में अपने आप को बहुत मजबूती से दर्ज करती हैं। चलते चलाते एक राजेंद्र यादव का एक कथन मैं यहाँ आप लोगों से जरूर साझा करना चाहूंगी, जो शायद एक दुनिया समयांतर पुस्तक में दर्ज हुई थी। वो लिखते हैं राजेंद्र यादव जी, सीमाओं से बंधी इन मरणोन्मुखी मानव प्रतिमाओं का स्पंदन सहज ही सर्वत्र अनुभव होता है। प्रायः हर कहानी में लेखक ने अपने लिए जिए हुए परिवेश को जिस सहजता से प्रस्तुत किया है, जिस स्वाभाविकता से उनकी अनेक रचनाएं मात्र रचनाएं न बनकर अपने समय का, अपने समाज का एक दस्तावेज बन गई हैं। तो अब हमें सिर्फ इस बात को हमेशा याद रखना है कि मैत्रेयी पुष्पा की जो कहानियां हैं समय के साथ एक दस्तावेज बनती चली जा रही हैं, जिस पर हमें ठहर करके सोचने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, विश्लेषण करने की जरूरत है। एक जैसे उनकी कहानियों में दृश्य, वातावरण और परिस्थितियों का जो प्रामाणिक धरातल प्रस्तुत करती हैं ना, वो हमें हमेशा एकदम से बांध देती हैं। जैसे प्रेमचंद और रेणु की जिस परंपरा को लेकर के हम अक्सर बात करते हैं, उस स्वरूप को वो बहुत दूसरे तरीके से परिष्कृत करती हैं। दरअसल प्रेमचंद के जो पात्र होते हैं, ज्यादातर पात्र, अधिकतर पात्र जो हैं आदर्शवादी हैं। वहीं मैत्रेयी पुष्पा के जो पात्र हैं वास्तविकतावादी और यथार्थवादी हैं। तो यहाँ पर जो यथार्थवाद और वास्तविकतावाद है, यही दोनों चीजें हमें एक दूसरे से अलग करने का दृष्टि भी देते हैं और समझ भी पैदा करते हैं। आखिर में मैत्रेयी पुष्पा का ही एक कथन मैं कोट करते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। भले आपकी स्त्रियां जो है गांव की हैं, लेकिन वह स्वतंत्र जीवन जीना जानती हैं, चाहती हैं और जीने का रास्ता बनाती भी हैं। आपकी जो एक अंदाज उन्होंने, आपने अपने खुद की रचना के बारे में एक साक्षात्कार में कहा था, जेवर गहना बासन और बेटी मुसीबत के समय काम आते हैं, अब तू मेरी खरीदी हुई। तो इनकी रचनाएं बिल्कुल उसी तरह हैं, जेवर गहना बासन और बेटी की तरह हैं, जिसे हमें इन्हीं शब्दों और इन्हीं प्रतीकों के साथ बांध करके देखना होगा, पढ़ना होगा और समझना होगा। 1 घंटे में जितना मैं अपनी तरफ से बात कह सकती थी, कर सकती थी, मैंने की है। क्योंकि लाइव में आलोचना नहीं बल्कि अपनी मन की बात कही जाती है, तो मैंने अपने मन की बातें इन पुराने दरख्तों के माध्यम से, ओटों के माध्यम से किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कहानी का पाठ अच्छा लगा होगा। मैत्रेयी पुष्पा अभी भी सक्रिय हैं और सदैव वो सक्रिय रहें। उनकी कहानियाँ पुनर्पाठ के लिए हमें सदैव प्रेरित करती हैं। मैं अपनी तरफ से उन कहानियों के लिए, और इतनी खूबसूरत कहानियाँ जिन्होंने मुझे बहुत समृद्ध किया है, उसके लिए मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और फाउंडर सुभाष नीरव जी का बहुत आभार और शुक्रिया। मैंने उनके आग्रह और उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, क्योंकि मैं बहुत टाइम ले ली, काफ़ी देर से आना हो पाया, मैंने कई बार तारीखें चेंज की, लेकिन उन सब के बावजूद एक बेहतर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप सभी दोस्त मित्रों को
मैत्रेयी पुष्पा को पढ़ने के संदर्भ में कुछ न कुछ मैं दृष्टि दे पाई होंगी। 1 घंटे का जो समय था उसमें मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया है, क्षमा के साथ। आप सबको नमस्कार, शुक्रिया। जो दोस्त बाद में मुझे देखते सुनते रहे उन सभी के प्रति मैं बहुत आदरपूर्वक प्रणाम करती हूँ। शुक्रिया, नमस्कार।